को मैं एक सिचुएशन में पुट अप करूं कि एक केस है जिसके लिए आपके पास दो लोग आते हैं और एक जो है वो कहीं ना कहीं एविडेंट है, वो सबको पता है कि क्राइम उसने किया है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला है। और अगर जो दूसरा विक्टिम है वो सप्रेस्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है या फिर उतने पैसे नहीं है उसके, क्योंकि सामने वाला जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है। तो ये हमारे नो नो नो, मैं इन्फ्लुएंस लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होती। मैं जिसको ज़रूरत होगा मैं उसी की मदद करूँगी, ये बात तो है। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरे पास आधे से ज़्यादा ऐसे लोगों के केसेस हैं जो सब्जी वाले हैं, जो अंडा बेचते हैं, जिनके पास मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने पुअर है कि वो मुझे शायद मेरे फीस का 50% भी ना दे पाए। तो जैसे अभी एक जो बहुत वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट हुआ था वो था निर्भया के केस में, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग एक तरफा सोचते हैं। जब आप विक्टिम के तरफ से रहते हो तो आप सिर्फ विक्टिम के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, बट जब आप एक एक्यूज्ड के तरफ से रहोगे तो आपको एक्यूज्ड के तरफ से भी सोचना पड़ेगा। जो जुडिशरी कभी बायस नहीं हो सकता है, अगर वो अक्यूज्ड को टाइम नहीं देगा तो वो बायस हो जाएगा। तो इसलिए जुडिशरी क्या करता है ना कि पहले विक्टिम को भी सुनेंगे और हम फिर अक्यूज्ड को भी सुनेंगे। जब हमें लगेगा कि अक्यूज्ड में प्रॉब्लम है, अक्यूज ने ये किया है, तभी तो उसे सजा मिलेगी। एक तरफा बायस होकर कोई फैसला नहीं कर सकता है जुडिशरी, इसीलिए टाइम लगता है। मैम, बट डोंट यू फील कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? नो आई डोंट, क्योंकि मैं कोर्ट में रहती हूँ, मैं उस प्रोसीडिंग को बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जिसने सफ़र किया है हम सिर्फ उसके बारे में सोचें, और जिसने बाकी सारी चीज़ों को हम लोग एक साइड रख दे, वो भी तो नहीं हो सकता ना। तो हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। जो केसेस आप डेली बेसिस पे हैंडल करते हो, तो प्रोफेशनली भी या फिर पर्सनली जिस केस ने आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो कभी? वो केस एक लड़की की है, मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ, उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो वो एक केस है जिसमें एक मर्डर केस को सुसाइड बताया गया है। एक दिन अचानक से विक्टिम की माँ को कॉल आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। जब उसकी माँ वहाँ जाके देखती है तो वहाँ जाके जब उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए, वो फ़ोटोग्राफ्स मुझे दिखाएं, और पुलिस पिछले 1 साल से इस मैटर को दबाए हुए है। मुझे जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जोहार डायरीज में। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के नए और एक्सक्लूसिव एपिसोड में। आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है हु इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड सर्विस, जो कि एक क्रिमिनल लॉयर ही नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर भी है। सो लेट्स वेलकम मिसेस सोनाली भट्टाचार्य जी, क्रिमिनल लॉयर ऑफ हाई कोर्ट, सोशल वर्कर एंड अ चीफ member of International Lions Club. Hello ma'am, welcome to our podcast. हेलो। मैम, सबसे पहले तो अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए अबाउट योर रूट्स, योर स्कूलिंग एंड हाउ यू केम इनटू दिस फील्ड। आप सबको मेरा जोहार। मैं एडवोकेट सोनाली भट्टाचार्य जी फ्रॉम झारखंड हाई कोर्ट। मेरी अपब्रिंगिंग हुई है रांची में ही, मैं रांची में ही पली बड़ी हूँ, और स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में अच्छी थी। 2013 मैंने 12th पास आउट किया। उस वक्त मैं झारखंड में टॉपर रही हूँ, और झारखंड में मेरा पोजीशन था 7th, रांची डिस्ट्रिक्ट में 3rd, और स्कूल टॉपर रही हूँ। तो शुरू से ही पढ़ाई में रुझान था, शुरू से ही मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की है। ओके, सो मैम, लॉ को करियर के रूप में आपने कब सोचा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है? एक्चुअली क्या है ना कि मुझे लॉयर्स के ड्रेस बहुत पसंद थे, ब्लैक एंड वाइट कोट एंड साड़ी मुझे काफ़ी शुरू से ही काफ़ी पसंद था। तो जब मैं एडवोकेट्स को देखती थी कि साड़ी पहन के कोट पहन के जाती हैं, बहस करती है, तो बड़ा अच्छा लगता था उन्हें देखकर। तो वहाँ से ही स्टार्टिंग वहीं से ही हुई कि मुझे लॉ करना है। और जब ग्रेजुएशन में थी उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, लॉ वाला फील्ड ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ, आई एम वेरी गुड स्पीकर। कॉलेज में भी मुझे डिबेट्स में, स्कूल में भी डिबेट में काफ़ी सारे मोमेंटोज़ एंड प्राइजेज़ मिले हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए सही है, तो लॉ इसीलिए करना था मुझे। और एक्चुअली आई वॉज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट माई कॉलेज। तो पॉलिटिकल साइंस लॉ से काफ़ी रिलेट करता है।
कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसमें, तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे लॉ के फील्ड में जाना मेरे लिए सही होगा। क्रिमिनल लॉ के फील्ड में ये मैंने अपने मतलब पहले से ही सोच रखा था, फोकस पहले से ही था, या फिर वो जर्नी के दौरान क्लियर हुआ? नहीं, एक्चुअली बचपन में क्या था ना, मैं जब घर पे रहती थी बड़ा सीआईडी देखा है मैंने, और मेरे टाइम पे एक आता था अदालत बोल के एक सीरियल आती थी, तो वो भी मैं देखती थी। तो वहाँ से थोड़ा क्रिमिनल लॉ के तरफ रुझान गया कि नहीं, क्रिमिनल लॉ अच्छा है। और जब मैंने स्टडी शुरू की लॉ की, तो क्रिमिनल फील्ड में ही जाना प्रेफर किया। और मेरे हस्बैंड भी लॉयर हैं, मेरे ससुर जी भी लॉयर हैं, तो वहाँ से क्रिमिनल के तरफ रुझान ज़्यादा चला गया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ही क्रिमिनल लॉयर्स की रही, तो इसलिए क्रिमिनल्स के तरफ ही ज़्यादा ध्यान गया। Okay, so ma'am, what are the challenges that you faced in your initial period of starting this advocacy, especially as a woman in litigation? एक्चुअली क्या है ना कि जब आप लॉ के फील्ड में आते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो अकॉर्डिंग्स टू यू नहीं चलते, क्योंकि जब आप न्यू फील्ड में आ रहे हो एज अ न्यू एडवोकेट जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती। जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो सेकेंड जनरेशन होते हैं उनको भी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में अगर आपका कोई बैकबोन है तो हमेशा वो बैकबोन आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि देखिए मेहनत बहुत मैटर करता है। आज आपको किसी और के नाम से एक केस मिल रहा है, लेकिन जब तक आप अपना प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, वो एक ही केस आपको मिला किसी के नाम से, और वही अगर आप हार गए तो फिर आपको दूसरा केसेस नहीं मिलेगा। तो अगर आपका बैकबोन है भी तो भी आपको मेहनत करनी है, अगर कोई नहीं है तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मैंने इस फील्ड में देखा है ना कि आपको पेशेंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग जब फेज़ होता है ना तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जूनियरशिप एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है खुद में ही, किसी के साथ रह के किसी को देख कर सीखना वो अपने में एक बहुत बड़ा काम है। तो पेशेंस रखना इस फील्ड में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ में 5 इयर्स आपको देने पड़ेंगे एज अ जूनियर, तब जाके आप बनोगे कुछ और तब आपको कुछ मिलेगा इसमें। मैम, दैट्स अ वेरी नाइस आइडिया ऑफ योर्स। मैम, क्रिमिनल लॉ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल, टफ और इमोशनली ड्रेनिंग माना जाता है, तो आप इस रियलिटी को कैसे हैंडल करते हो? एक्चुअली क्या है ना, जब आप इस फील्ड में आते हो एज अ फीमेल हो या एज अ मेल हो, आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अंदर दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है ना कि आपको किसी के लिए लड़ना है। तो जब तक आप अपने इनर कॉर्नर से नहीं लड़ोगे कि नहीं मैं इनके लिए लड़ सकती हूँ, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा, तब जाके आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो ड्रेनिंग नहीं है, आपको ऐसा देखना है कि जो क्रिमिनल भी आपके पास आ रहा है वो आपसे एक उम्मीद लेके आ रहा है कि आप उसके लिए खड़े होंगे। और जब आप वो बैंड, वाइट बैंड जो हम लोग पहनते हैं, जब आप उसको पहन रहे हो ना, तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जो आपका मुवक्किल है उसके लिए खड़े होने का। तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जब वो बैंड हम डालते हैं ना तो उसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारे गले में बंध जाती है। मैम, एक फीमेल क्रिमिनल लॉयर के रूप में जो बायसेस जो आज भी एक सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, क्या आपने भी वो बायसेस को फेस किया है? नो, नेवर। ये बात सच है कि फ़ीमेल होने के नाते हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन मैंने वो चीज़ कभी फेस नहीं किया, इसीलिए क्योंकि मैं शुरू से ये चीज़ मानती हूँ कि अगर वुमेन्स खुद में स्ट्रॉन्ग हो तो मुझे नहीं लगता कि उनको बायसनेस से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इवन मैंने जब हाई कोर्ट ज्वाइन किया, मुझे जजेस ने भी बहुत सपोर्ट किया। जैसे मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है, जब मैं फर्स्ट डे कोर्ट गई तो मेरे सीनियर जो है सिद्धार्थ रॉय, उन्होंने मुझे फ़ाइल पकड़ाया और बोला जाओ बहस कर दो। मतलब इतना कॉन्फिडेंस उनको था कि डे फर्स्ट में उन्होंने मुझे फ़ाइल पकड़ाया और बोला जाओ ना इसमें बहस करो। तो मैंने उनसे पूछा भी इसमें क्या बोलना है, तो बोला जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से रीड कर लो, ड्राफ्टिंग किया हुआ है, तुम जाके बस उसको बोलना। अब मैं कोर्ट गई, फर्स्ट डे कोर्ट था, संजय द्विवेदी ऑनरेबल जस्टिस हैं, उनके कोर्ट में मुझे बोलना था। तो उन्होंने मुझे कहा यू आर न्यू एडवोकेट, तो आई सेड यस। तो बोले अच्छा बहस कीजिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला आपने सेक्शन पढ़ा हुआ है? तो मैंने कहा हाँ। तो बोला अच्छा आप आर्ग्यूमेंट कीजिए। तो मैंने सर एक्चुअली आई एम न्यू, तो क्या मेरे सीनियर को मैं बुला लूँ? तो उन्होंने बड़ा अच्छे से मुझे एक बात कही, हु इज़ योर सीनियर? तो हमने सिद्धार्थ रॉय। यू कैन आर्ग्यू बेटर, करो,
आर्गुमेंट करो। तो इस तरह से उन्होंने इनकरेज किया। और ये चीज़ मैंने अपने सीनियर के साथ टचवुड, मुझे ऐसे सीनियर मिले कि उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहा कि नहीं तुम करो, नहीं ये करना है। उनको पता था, एक कॉन्फिडेंस था कि कर लूँगी, ये भी एक बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मौका बहुत दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान को अगर मौका मिलता है मेरे हिसाब से, तो उसे उस मौके का हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैंने लाइफ में ये चीज़ फेस भी किया है कि जब जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहती हूँ और लिया है। Now this is called real feminism, I must say. या मैम, हाउ डू हैंडल योर मेंटल स्ट्रेंथ? क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है इट इज़ लाइक, जैसे कि मैंने बोला, इमोशनली ड्रेनिंग है और स्ट्रेसफुल है। तो आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बैलेंस आउट करते हो? एक्चुअली मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ। मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाती हूँ फेसबुक में, मेरे 12,000 फॉलोवर्स भी हैं वहाँ। तो जब कोई मुझे 4 दिन मैं मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनाती हूँ तो मुझे मैसेज आता है किसी का, मैम आपने बहुत दिन से वीडियोस नहीं बनाए, प्लीज़ बनाइए ना, अच्छा लगता है। तो वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, तो वो खुद में एक मोटिवेशन है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि इंसान अगर पॉजिटिव होता है ना, तो उसे मेंटल बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक चीज़, मैंने अपने लाइफ में वो चीज़ फेस किया है, तो मैं चाहती हूँ कि लोग भी उस चीज़ को सीखें। आप मोटिवेशन सॉन्ग्स सुनिए। मोटिवेशन सॉन्ग्स जब आप सुनते हो ना, आपको अंदर से एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी, और वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मैं रोज़ सुबह जब कोर्ट जाती हूँ, कोई ना कोई मोटिवेशन सॉन्ग लगाती हूँ और कोर्ट जाती हूँ, और लौटते वक्त भी वो मोटिवेशन सॉन्ग बजते रहता है। इवन मैं फेसबुक, व्हाट्सअप में भी जब अपडेट करती हूँ तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स के साथ ही फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अपडेट करते रहती हूँ। सो विच इज़ योर फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग, या फिर जो आप हमेशा रिपीट पे सुनते हो? अभी रिपीट पे तो मैं सुन रही हूँ प्रस्थानम। वो सॉन्ग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो अभी सुन रही हूँ। हाँ, इट्स एंड आरंभ है, प्रचंड है, दैट इज़ ऑल्सो, मतलब एडवोकेसी के फील्ड से ही रिलेटेड ये सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। फिर मर्दानी का सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सारे सॉन्ग मोटिवेशनल मैं सुनती रहती हूँ। जो केसेस आप डेली बेसिस पे हैंडल करते हो, तो प्रोफेशनली भी या फिर पर्सनली, जिस केस ने आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो कभी? रिसेंटली एक केस आया था मेरा, ह्यूमन राइट्स मिशन की मैं लीगल सेक्रेटरी हूँ, तो वहाँ पे एक केस है जो जनवरी में हम लोग फाइल करने वाले हैं। वो केस एक लड़की की है, मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ, उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो वो एक केस है जिसमें एक मर्डर केस को सुसाइड बताया गया है। एक दिन अचानक से विक्टिम की माँ को कॉल आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। जब उसकी माँ वहाँ जाके देखती है, तो वहाँ जाके जब उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए, वो फ़ोटोग्राफ्स मुझे दिखाएं, और पुलिस पिछले 1 साल से इस मैटर को दबाए हुए है। यूडी केस, अंडर डाउट केस में उसको रखा हुआ है, और उसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। इवन हमने हाई कोर्ट में इसके लिए सीबीआई जांच की मांग के लिए सोचा हुआ है, उनकी माँ से हमने बात भी की है। उनकी मदर ने जब मुझे फ़ोटोग्राफ दिखाए, हम लोग मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो जो सिम्टम्स उसमें थे वो सारे सिम्टम्स हैं मर्डर के। वो सारे सिम्टम्स मैच ही नहीं कर रहे सुसाइड के। जैसे अगर कोई सुसाइड करता है तो उसका जो नॉट होता है वो पीछे की तरफ बंधा हुआ होता है, क्योंकि वो इस तरीके से लगाता है। उसमें उसका यहाँ पे था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर कोई सुसाइड करता है, या सुसाइड और मर्डर में अगर आपको डिफरेंस पता करना है इन दिस केस, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि सुसाइड जब आदमी करता है ना, तो उसका यहाँ पे यू शेप या वी शेप में दाग आएगा, लेकिन इस लड़की का गोल शेप में है। अगर कोई सुसाइड करेगा तो उसके पैर ऐसे होंगे नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे उस लड़की का पैर फ्लोर से सटा हुआ है। एंड सीलिंग और फैन की डिफरेंस इतनी है ही नहीं कि कोई सुसाइड कर सकता है। तो सुसाइड के लिए बहुत सारे मैटर्स है। सुसाइड करेगा तो उसके जीभ बाहर होगी, क्योंकि वहाँ पे बंधन पड़ता है, तो उससे उसके इस जगह पे फोर्स पड़ेगा, तो टॉन्सिल के जो ऊपर का भाग होगा ना, वो अफेक्ट करता है। इस केस में वैसा कुछ नहीं था। तो ये केस मैंने बहुत थॉरो स्टडी किया है, और जनवरी में हम इसे फाइल करने वाले हैं। मैं होप करती हूँ कि उस माँ को इंसाफ मिले जिसने अपनी बेटी को खोया है। उनके हस्बैंड भी नहीं है, बेचारी अकेली रह गई अब।
तो उनके लिए जस्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग हाई कोर्ट से सीबीआई की मांग करने वाले, तो ये केस मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैम अभी ऐसा ही कुछ रिलेटेबल एक जो केस हुआ था बहुत ही बड़े फेमस सेलिब्रिटी का, सुशांत सिंह राजपूत, जी आपने जी जी जी, हाँ 2020 में हाँ सुना भी हाँ होगा। हाँ जी। तो उसमें भी उनकी फैमिली ने यही मांग की थी सीबीआई जांच की, और बोला था कि ये सुसाइड नहीं लगता है। तो आपने उस केस के बारे में कुछ पढ़ा या फिर ऐसा कुछ आपको एक्चुअली जानकारी जब मिली इस हो? सुशांत वाला जो केस आया था ना, उस वक्त मैं टचवुड मदरहुड में जस्ट कदम रखा था, तो मैंने उतनी ज़्यादा थॉरो स्टडी उस वक्त नहीं किया था, क्योंकि सुशांत की जब डेथ हुई थी मेरा 2 डेज़ का बेबी था, तो उस वक्त मैं उस केस को उतना स्टडी नहीं कर पाई। लेकिन जब बाद में मैंने उस केस के बहुत सारे लूप एंड होल्स पढ़े, तब मुझे लगा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाए गए हैं जो कि सुसाइड के नहीं हैं, जो कि पता चल रहा है कि मर्डर के। जैसे उनकी सिस्टर ने कहा कि गेट अंदर से लॉक नहीं था, और जो वो पड़ा हुआ था बिछौना में, उसमें भी उसने यही कहा कि सीलिंग और इसका डिफरेंस नहीं था। उसने कुछ खाया, तो जब कोई कुछ खा के सुसाइड करता है तब उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, उसमें वैसा कोई सिम्टम्स नहीं था। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे थे जिसमें सीबीआई मांग अगर की गई थी तो बहुत ज़रूरी था, होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। ये गलती दोबारा ना हो, इसीलिए जब ये केस मेरे पास आया तो मैंने उनकी मम्मी से यही कहा। उनकी मम्मी ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने यही कहा कि हम लोग हाई कोर्ट में जाकर क्रिमिनल रिट फाइल कर सकते हैं कि इसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, या कोई भी अथॉरिटी पुलिस के अलावा इसको इन्वेस्टिगेट करे। मैम जो अभी जो सुशांत सिंह के जो केस में प्राइम सस्पेक्ट्स थे रिया चक्रवर्ती, और उनकी जो भाई भी थे जो प्राइम सस्पेक्ट्स थे, अभी उनको कोर्ट से क्लियरेंस भी मिल गई है, और ये मैटर अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दब भी गया है। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए, कंट्रोवर्शियल मैटर्स जो होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम दब ही जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बढ़ते रहने से भी दिक्कत हो जाती है। और रिया चक्रवर्ती की जब तक बात है, कोर्ट इसमें कुछ इसलिए नहीं कर सकता ना, क्योंकि जब तक एविडेंस नहीं होता है ना, कोर्ट बंधा हुआ होता है। हर किसी की एक लाइबिलिटीज़ होती है, हर किसी की एक ड्यूटीज़ होती है। तो कभी कभी कोर्ट भी ड्यूटी बाउंड्स हो जाता है कि उनके पास एविडेंस ही नहीं है, तो किस वजह से वो उनको जेल में रखे या किस वजह से उनको एक्यूज्ड माने। तो जब तक एविडेंस नहीं है, आप कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर सकते। तो ज़रूर सुशांत वाले केस में रिया के अगेंस्ट में एविडेंस उपलब्ध नहीं हुए होंगे, या ऐसे एविडेंस होंगे जिससे ये प्रूव नहीं होता कि उसने ने ऐसा कुछ किया है, तभी उसको छोड़ा गया होगा। क्योंकि कोर्ट भी बंधा हुआ होता है विथ एविडेंस, विथ सेक्शंस, हर चीज़ में वो बंधा हुआ है, वो अपने जुरिडिक्शन से ऊपर नहीं जा सकता। तो एविडेंस जब तक नहीं है किसी के खिलाफ, तब तक आप बहुत ज़्यादा उसको हैरेस भी नहीं कर सकते। मैम जैसा कि आपने बोला कोर्ट बंधा होता है ये एविडेंसेस और ये सारी चीज़ों को लेकर के, तो जैसे अभी एक जो बहुत वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट हुआ था वो था निर्भया के केस में, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। और उसमें उनकी जो माँ थी वो रोज़ रोती थी, और वो मतलब सारे कुछ क्लियर था, लेकिन फिर भी कोर्ट को 7 साल लगे उसमें सज़ा देने के लिए, जो मुख्य आरोपी थे उनको। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सुन के देश में देशवासियों को लगने लगता है कि जुडिशरी से थोड़ा भरोसा थोड़ा उठने लगता है कि आखिर जो सारी चीज़ें क्लियर थी, तो फिर 7 साल क्यों लग गए फांसी की सज़ा सुनाने में। तो इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, क्या होता है ना कि हम लोग एक तरफा सोचते हैं। जब आप विक्टिम के तरफ से रहते हो तो आप सिर्फ विक्टिम के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, बट जब आप एक एक्यूज्ड के तरफ से रहोगे तो आपको एक्यूज्ड के तरफ से भी सोचना पड़ेगा। जो जुडिशरी कभी बायस नहीं हो सकता है, अगर वो अक्यूज्ड को टाइम नहीं देगा तो वो बायस हो जाएगा। तो इसलिए जुडिशरी क्या करता है ना कि पहले विक्टिम को भी सुनेंगे और हम फिर अक्यूज्ड को भी सुनेंगे। जब हमें लगेगा कि अक्यूज्ड में प्रॉब्लम है, अक्यूज ने ये किया है, तभी तो उसे सजा मिलेगी। एक तरफा बायस होकर कोई फैसला नहीं कर सकता है जुडिशरी, इसीलिए टाइम लगता है कि हर पर्सपेक्टिव से उसे सोचा जाए, हर पर्सपेक्टिव से उसे देखा जाए। जब जुडिशरी को लगेगा कि नहीं, इस पर्सपेक्टिव से उसे सजा मिलनी चाहिए, तो उसे सजा मिलेगी, और वो होता भी है। मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे सजा मिलनी चाहिए तो मिली है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। डिले होता है ज़रूर, क्योंकि दोनों पक्षों को अपने पक्ष रखने रहते हैं, तो उसमें थोड़ा तो डिले होता ही है, नो डाउट। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्टिस नहीं मिलता। जस्टिस मिलता है, टाइम से मिलेगा। बोला जाता है ना कि अच्छी चीज़ों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। मैम बट डोंट यू फील कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? नो, आई डोंट,
क्योंकि मैं कोर्ट में रहती हूँ, मैं उस प्रोसीडिंग को बहुत अच्छे से समझती हूँ, मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जिसने सफ़र किया है हम सिर्फ उसके बारे में सोचें, और जिसने बाकी सारी चीज़ों को हम लोग एक साइड रख दे, वो भी तो नहीं हो सकता ना। तो हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। तो हाँ, डिले जस्टिस थोड़ा अफेक्ट तो करता है विक्टिम को, लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि हम लोग इसकी वजह से अक्यूज्ड को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दे, तो वो भी गलत होगा। ओके, सो मैम अगर आपको मैं एक सिचुएशन में पुट अप करूं कि एक केस है जिसके लिए आपके पास दो लोग आते हैं, और एक जो है वो कहीं ना कहीं एविडेंट है, वो सबको पता है कि क्राइम उसने किया है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत पैसे वाला है। और अगर जो दूसरा विक्टिम है वो सप्रेस्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है, या फिर उतने पैसे नहीं है उसके, तो फिर आप उस सिचुएशन में बीइंग दिस स्ट्रॉन्ग सोनाली भट्टाचार्य जी, तो आप उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्योंकि सामने वाला जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है, तो ये हमारे व्यूअर्स को। नो नो नो, मैं इन्फ्लुएंस लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होती। मैं जिसको ज़रूरत होगा मैं उसी की मदद करूँगी, ये बात तो है। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरे पास आधे से ज़्यादा ऐसे लोगों के केसेस है जो सब्जी वाले हैं, जो अंडा बेचते हैं, जिनके पास, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने पुअर है कि वो मुझे शायद मेरे फीस का 50% भी ना दे पाए, लेकिन मैं उनके लिए भी काम करती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो दुनिया आपको पहचान जाएगी। उसके लिए आपको बड़े लोगों का सहारा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बड़े लोगों के सहारा से अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो कितने दिन होगा, कुछ दिन, उसके बाद आपको अपना रूप तो लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बड़े लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है मुझे लगता है कि मैं अगर अपना काम करते जाऊंगी तो मेरा काम मुझे पहचान दिला देगा। So I want to say this on camera. This is real feminism. This is what we call real feminism, and not just making reels and telling Right. कि हम लोग छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो हम लोग फेमिनिस्ट है, या फिर बिल्कुल। ये सारी चीज़ें नहीं. This is what real feminism is. So ma'am, I would just want to appreciate it, on the behalf of our audiences and every listener who is listening to us. मैम जैसा कि अभी आपने बोला आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि जब इन्फ्लुएंस और बड़े बड़े नाम इंक्लूड होते हैं केसेस में, तो कहीं ना कहीं लॉयर्स को भी या फिर एडवोकेट्स को भी थ्रेट्स आने लगते हैं। तो कभी आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप केस में इन्वॉल्व हो और आपके ऊपर थ्रेट्स आए हो? नहीं, थ्रेट तो ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन हाँ अभी इस सिनेरियो में मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर्स को भी प्रोटेक्शन एक्ट मिला हुआ है, तो एडवोकेट्स के लिए भी बात हो रही है। ये जो धमकी वाली चीज़ आपने कही, वो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मेरे साथ नहीं हुआ बट ऐसा होता है, तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। साथ ही साथ बहुत बार आपने देखा होगा कोर्ट परिसर में एडवोकेट्स के ऊपर क्लाइंट्स हाथ भी उठा देते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बात हो रही है, और स्टेट बार अगर चाहे तो इसे लागू भी करवा सकता है। झारखंड में भी, राजस्थान में ये हुआ है, और दिल्ली में भी इसके लिए बहस चली है और केसेस फाइल किए गए थे, उसमें भी इसको अलाउ किया गया है। तो होपफुली झारखंड में भी इसे अप्लाई किया जाए। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत हमें ज़रूर है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है बट होता है। मैम हम लोग को ये सुनने में मिलता है कि जैसे हमने मूवीज़ में भी देखा है कि वो मूवीज़ में जैसे अक्यूज्ड होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, और मतलब हर बॉलीवुड मूवी में ही देखने को मिलती है। तो जो रियल कोर्ट रूम सीन्स होते हैं, वो अगर आप हमारे ऑडियंस को बताएं तो। रियल कोर्ट रूम सीन जो टीवीज़ में दिखाते हैं वो एकदम अलग होता है, एकदम अलग। टीवी में दिखाया जाता है कि केस प्रोसीडिंग आपका 2 हेयरिंग 3 हेयरिंग्स में ख़त्म हो जाते हैं, बट वो एकदम फैक्ट नहीं है। केसेस ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। कोई भी केस ख़त्म होने में, एक डिवोर्स का केस ख़त्म होने में आपको 1 से 1.5 साल लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कभी कभी होता है। 498 के केसेस, 2021 के केसेस अभी भी रनिंग हैं। तो ऐसा नहीं है कि केस प्रोसीडिंग बहुत आसान है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। और हाई कोर्ट में तो, मूवी में तो दिखाया जाता है कि हाई कोर्ट में भी बहस होता है, लेकिन हाई कोर्ट में बहस होता है एडवोकेट और एडवोकेट के बीच। वहाँ पे विक्टिम और अक्यूज्ड वहाँ पे कटघरे में खड़े नहीं होते, लेकिन बॉलीवुड में ये दिखाया जाता है। हाई कोर्ट में ये नहीं होता। हाई कोर्ट में एडवोकेट्स एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से बहस करते हैं और जजेस के सामने। वो जो वहाँ दिखाया जाता है वैसा नहीं है। आई होप हमारे लिसनर्स को क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी हो गया। बिल्कुल 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 वो है।
ओके मैम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जुडिशरी एक बहुत बड़ा लाइजन एक्ट करती है बिटवीन सेंटर और एवरीथिंग, जो गवर्नमेंट का भी जो भी हमारा एक इकोसिस्टम है, एंड इट इज़ ऑल्सो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो केसेस इतने सारे जो पेंडिंग होते रहते हैं, तो जितनी भी जनता है वो कहीं ना कहीं सवाल उठाती है जुडिशरी पे या फिर जुडिशरी की फंक्शनिंग पे। ये हमेशा उठते आया है और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं बहुत सारे केसेस को लेकर के, कितना पेंडिंग क्यों है। तो ये जो इतना जो टाइम लगता है, तो इसको हम लोग फास्ट एंड अप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आई गेस ये हर एक कॉमन इंडिविजुअल और सिविलियन का एक सवाल है कि आखिर क्यों नहीं हम लोग ये सारे प्रोसेस को फास्ट एंड अप कर सकते हैं, जैसे कि बाहर की कंट्रीज में होता है, या फिर थोड़ा जो जुडिशरी है वो थोड़ा और अपडेट हो विथ इन दिस डे एंड एज, मॉडर्न एज में थोड़ा और जुडिशरी को अपडेट होना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? एक्चुअली बात क्या है ना कि जुडिशरी में लैक ऑफ कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें लैक है, बहुत कम जजेस है, केसेस बहुत ज़्यादा है, जजेस कम है। और एक जज को अगर सही से वो केस स्टडी करके जब जज करते हैं ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं आपको हाई कोर्ट के ही बारे में बताती हूँ, कभी कभी एक केस में एक दिन चला जाता है बहस में। तो आप सोच सकते हैं इतने सारे केसेस है और जजेस उसको स्टडी नहीं करेंगे, उसको अच्छे से डिसाइड नहीं करेंगे, तो वो कोई कमेंट पास नहीं कर सकते, कोई जजमेंट नहीं दे सकते। तो इसीलिए डिले होता है। ये बात नहीं कि डिले नहीं होता, लेकिन उसके पीछे रीज़न है, केसेस ज़्यादा है, इंडिया में क्राइम्स ज़्यादा है, लेकिन क्राइम्स के हिसाब से जजेस की जो नियुक्ति है वो काफ़ी कम है और ऐसे ही किसी को जज के सीट में नहीं बैठाया जा सकता। तो इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि अगर जजेस की बहाली अच्छे से की जाए, ज़्यादा की जाए, और उन लोग के टाइमिंग्स, जो टाइमिंग है, सुबह के 10:30 बजे हाई कोर्ट बैठता है और शाम के 4:30 बजे वो उठता है। एक जज के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होता है, ये चीज़ हम लोग शायद इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम लोग तो एक केस लड़ने जाते हैं, वो सारे दिन में एक जज नहीं होने से भी 50 to 60 केसेस सुनते हैं बेल मैटर्स, मैं आपको बता रही हूँ, और कभी कभी तो बियॉन्ड दैट भी हो जाता है। तो आप सोचिए कि उनके ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा अपने काम को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तो जजेस की कमी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का कि केसेस जल्दी नहीं सुने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी रिसेंटली एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ एक वाकया हुआ था, रिलीजियस मैटर्स पे उन्होंने कुछ एक बात बोली थी, जिसके लिए जो कुछ मतलब उसने बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट भी लोगों के बीच में हुआ था और बहुत लोग उसके अपोज में भी थे। तो वहाँ के ही किसी लॉयर ने जो शूज़ फेंक दिया था उनके ऊपर। तो फिर इस पे आपका क्या है? बहुत गलत, बहुत गलत। आप अपने डेकोरम को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक एडवोकेट हो ना, तो आप में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। एक एडवोकेसी, आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट डजेंट मीन कि आपके ऊपर ये हक आ गया है कि आप बियॉन्ड अपने लिमिट से बढ़ जाओ। एडवोकेसी का ये मतलब नहीं होता। एडवोकेसी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। और वो जज है, जज यानी उस टाइम उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। तो न्यायाधीश जब बैठे हुए हैं वो अपनी जगह पे है, एटलीस्ट आपको व्यक्ति की नहीं तो उस सीट की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने जो जूता फेंका था, इट्स वेरी वेरी डिसकंडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसकंडक्ट है। कोर्ट का बहुत बड़ा डेकोरम उन्होंने तोड़ा, जो चीज़ नहीं होना चाहिए। एज एन एडवोकेट मैं इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपने झारखंड हाई कोर्ट में जजेस बहुत सपोर्ट करते हैं एडवोकेट्स को, इवन जूनियर्स को तो मैंने देखा है बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप गलत हो तो मैं एडवोकेट हो और गलत हो तो मैं सपोर्ट करूंगी। मुझे बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। जब ये हुआ भी था तब भी कोर्ट में काफ़ी इस चीज़ को लेकर डिस्कशन चला था। आप आर्ग्यूमेंट कीजिए, आप अपने जो जवाब आप अपने हाथ से नहीं दे सकते ना, वो जवाब आपकी बोली में होती है। आपके बोली में वो दम होना चाहिए, आपके बोलने से वो अफेक्ट होना चाहिए कि जज आपके फेवर में आए। जूता फेंक के आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो जूता फेंकना कहीं से भी जायज़ नहीं था, ये बहुत ही गलत उन्होंने किया। मैम, बट बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि वो एक बहुत ही बड़े पोजीशन पे हैं, जहाँ पे उन्हें हर कम्युनिटी, हर समुदाय और हर वेशभूषा के इंसान को उनको प्रायोरिटाइज करके चलना है, वो कहीं पे भी वो नहीं बोल सकते। तो आपको नहीं लगता कि उनका बयान भी थोड़ा था अनैतिक एक करके? चीज़ मैं आपको बताती हूँ ना, हम लोग जो रील्स में देखते हैं ना, वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट होता है, और जो कोर्ट में होता है ना वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट होता है। आपने
सिर्फ एक क्लिप देखा होगा कि जज ने ऐसा कहा इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, आपने पूरा सिनेरियो नहीं समझा होगा। एक तरफा देखना और एक तरफा सुनना अलग चीज़ है। हो सकता है उस आर्ग्यूमेंट में उस व्यक्ति ने कुछ कहा हो जिसके एवज में जज ने वो जवाब दिया है। आपने ये भी देखा होगा कि वो जज इतने लीनियंट थे कि उन्होंने जब उनके बार लाइसेंस कैंसिल करने की बात कही तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनका बार लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए। तब आप कैसे सोच सकते हो कि उन्होंने ऐसा कोई कमेंट किया होगा? अगर कोई कमेंट आया होगा तो वो फुल सिनेरियो हमें देखना होगा कि किस सेंस में उन्होंने ये बात कही और किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये बात कही। जो इंसान इतनी जल्दी जिन्होंने उनके ऊपर जूता फेंका उन्हें माफ़ कर सकता है, तो इट डजंट मीन, इसको हम लोग इस चीज़ में ले ही नहीं सकते कि उन्होंने कुछ गलत कहा होगा। तो ज़रूर वहाँ का सिनेरियो हमें जानना ज़रूरी है कि किस मैटर में क्या बात हुई। मैम अभी बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं, एडवोकेट और लॉयर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि दोनों वर्ड्स हम लोग नॉर्मली यूज कर देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, जैसे आपने मेरे लिए यूज किया लॉयर, एक्चुअली आई एम एन एडवोकेट। मैं आपको बताती हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बेसिक डिफरेंस तो ये है, जो लॉयर होते हैं ना, जो कोई भी लॉ ग्रेजुएट होते हैं, यानी जो जिन्होंने 3 साल या 5 साल का लॉ ग्रेजुएशन किया है, लॉ की पढ़ाई की है, उन्हें हम कहते हैं लॉयर्स। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, जो लोग फार्म में एज एन लॉयर्स अपॉइंट किए जाते हैं, फार्म में वो कोर्ट में बहस नहीं करते। लेकिन एडवोकेट्स वो होते हैं जो जिन्होंने AIB का एग्जाम, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्जाम, जो कि 2014 से स्टार्ट किया गया, उससे पहले लाइसेंस प्राप्त किया हो और 2014 के बाद बार एसोसिएशन का एग्जाम पास आउट किया हो, जो स्टेट बार में इनरोल्ड हो, जिसने वकालतनामा सिग्नेचर किया हो और आपके एवज में वो कोर्ट में खड़े होकर आपके लिए बहस कर सकता है, उन्हें हम एडवोकेट्स कहते हैं। और लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। ये दोनों डिफरेंस है। मतलब जो कोर्ट में खड़ा होके आपके लिए लड़ता है वो एडवोकेट होता है, और जो जिसके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है वो लॉयर होता है। होप हमारे लिसनर्स को ये क्लियर हो गया होगा, और मुझे तो क्लियर हो गया। जी जी जी। मैम अभी आप यंग, स्पेशली जो लड़कियां हैं जो कि क्रिमिनल लॉ को एज अ चूज करना चाहती हैं मेन स्ट्रीम फील्ड, और जो अभी अभी लिटिगेशन में आ रहे हैं यंगस्टर्स, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हो? पेशेंस, यू हैव टू बी पेशेंट। बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंस में रहना। दूसरा, आपको डेडिकेशन देना होगा। इस फील्ड में डेडिकेशन मांगता है। जब आप किसी के पास जूनियरशिप भी करोगे ना, तो आपको बहुत डेडिकेशन रखना होगा। काम सीखने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। कोई भी जब काम सीखने जाता है तो उसमें जब तक इच्छा नहीं होती वो कुछ बन नहीं पाता। तो अगर आपको कुछ बनना है तो बहुत जरूरी है कि आपको पेशेंस रखना होगा, आपको चीजों को समझना होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कोर्ट में नोटिस किया है, जब जूनियर्स को फाइल दिया जाता है ना, तो वो सीनियर्स का फाइल लेके बैठे रहते हैं। मेरा उनसे मानना है कि जब आपको सीनियर्स फाइल देते हैं, आप उनको पढ़िए। एक बार फाइल खोल के पलटिए कि फाइल में क्या लिखा हुआ है। आपको काफी ज्यादा नॉलेज उससे ही आ जाएगा। क्रिमिनल फील्ड में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं और एक सजेशन आपको देती हूँ, जो FIR होता है ना, उसको आप बार बार पढ़िए। FIR या कंप्लेंट जो किया गया उसको बार बार पढ़िए। जब आप FIR बार बार पढ़ते हो तो आपको नई नई चीजें उस FIR में दिखाई देती है, जो कि आपके फेवर में काम आ सकता है। तो जब भी आप स्टडी करें तो थॉरो स्टडी करें, ये बहुत जरूरी है। और क्रिमिनल केस को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है केस डायरी। केस पुलिस ने क्या पेपर रेडी किया आपके अगेंस्ट, मतलब आपके क्लाइंट के अगेंस्ट, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। FIR, केस डायरी, ये सारी चीजें आपको, जैसे लव लेटर होता है ना, वैसे ये सारे एडवोकेसी के लव लेटर्स है। इनको आपको अच्छे से पढ़ के स्टडी करके क्रिमिनल लॉ में आगे बढ़ना पड़ेगा। मैम आपका फ्यूचर विजन क्या है? मतलब आप आपकी क्या थॉट प्रोसेस है आगे की? अभी तो इतने टाइम हो गया आपको इस फील्ड में रह के, तो और साइड बाय साइड आप क्या ऐसी चीजें हैं जो करना चाहते हो फॉर सोसाइटी? मैं सोशल वर्क करती हूँ, मुझे सोशल वर्क करना पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों से मांग के या फिर कुछ, मैं अपना जो अर्न करती हूँ उसका 30% मैं सोशल वर्क में देती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं रेगुलर सोशल वर्क नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सोशल वर्क करने के लिए कमाना पड़ेगा। मैं किसी से मांग के सोशल वर्क मुझसे नहीं होगा। मेरा सोशल वर्क करने का तरीका है, मैं कमाऊंगी, मेरे कमाई से जो मुझे प्राप्त होगा उससे मैं सोशल वर्क करूंगी। तो उसकी वजह से मुझे कोर्ट जाना ही है, तो वो तो मेरा प्रोफेशन है ही, साथ में सोशल वर्क भी करती हूँ। और मोटिवेशनल वीडियोस बनाना मेरा पैशन है।
मुझे बोलना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी सारे चीज़ें लिखती हूँ, बोलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें में ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। और ऐसा तो अभी कुछ मैंने फ्यूचर सोचा ही नहीं है। एक्चुअली मैं ना बहुत प्रेजेंट पर्सन हूँ। मैं अपने प्रेजेंट के साथ चलना चाहती हूँ। फ्यूचर में जो होगा मैं देखा जाने वाला चीज़ है मेरे कुछ लिए। रीसेंट राइटिंग जो आप हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहेंगी? रिसेंट में एक्चुअली अभी मैंने एक कविता पढ़ी थी, मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैं वो बताना चाहूँगी। मन ना मिले तो कैसा नाता, चला अकेला ठोकर खाता, जितने थे झूठे वादे थे, सुख के बिछे सारे प्यादे थे, जाने क्यों मैं समझ न पाया, जग के नियम बड़े सादे थे, फिर तो जो बाधाएं आईं, हंसकर मैंने गले लगाए, अपने ही अस्तर को मैं दोहराता, चला अकेला ठोकर खाता, उतना ही कुशल मैं होता चला गया, जितनी असफलताएं मैंने पाई, जितनी असफलताएं मैंने पाई, मन ना मिले तो कैसा नाता, चला अकेला ठोकर खाता। ट्रूली अमेजिंग एंड ट्रूली मोटिवेशनल। थैंक यू, थैंक यू। मैं ऐसे ही पोएम्स बोलती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे खुद में बहुत मोटिवेटेड फील होता है। तो मैं सोचती हूँ कि लोगों के साथ भी साझा करूँ, ताकि उनके भी लाइफ में, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही हैं, तो उनको ये सारे सुन के साहस मिले, इसीलिए मैं शेयर करती रहती हूँ। मैम यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आप पॉजिटिविटी को ज़्यादा देखते हो। तो लाइफ में क्रिटिक्स भी होते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट प्लीज़ एवरी वन। किसी न किसी के स्टोरी में हर इंसान ख़राब होता है। तो हाउ डू यू हैंडल दोज क्रिटिक्स अगेंस्ट यू? मैं मानती हूँ क्रिटिक्स को हैंडल करना ही नहीं चाहिए। आप अपने लाइफ में जब आगे बढ़ते हो ना, तो ये जो क्रिटिक्स होते हैं ना, ये आपके लाइफ में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, मेरे हिसाब से, मैं ये मानती हूँ। तो इनको जवाब देने में आपको अपना टाइम वेस्ट करने का मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ते रहो ना, और जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तो इनका जो शक्ल होगा ना, वो देख के आपको जो मज़ा आएगा, वो मज़ा कहीं और नहीं है। तो उस चीज़ में इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर मेहनत करो, इस बेटर देन कि उनको आप जवाब दो और क्रिटिक्स का सामना करो। हर इंसान क्रिटिक्स फेस करता है, इवन बॉलीवुड स्टार्स फेस करते हैं, तो हम लोग तो आम दिनचर्या है, ये तो फेस करना ही है। और जब तक क्रिटिक नहीं फेस करोगे, मेरे हिसाब से आपको सफलता नहीं मिलेगी। उनको लेकर आपको चलना है। इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, यू हैव बैक बिटर्स, जरूर होंगे और होने हैं ही। और इस चीज़ को अप्रिशिएट करो कि जब तक आप अच्छा करोगे, तब तक पीछे बोलने वाले होंगे। जिस दिन से आपने कुछ करना छोड़ दिया, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो इसलिए नो बॉदर्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। जब बहुत एक्सेस हो जाता है तब फ़र्क पड़ता है, तो फिर से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी इंटरनल पॉलिटिक्स आपने फेस किया है? इंटरनल पॉलिटिक्स लाइक आपकी फील्ड में, प्रोफेशन में, जो कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपको पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं? होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मैं मानती हूँ ना कि इफ़ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, आप अगर हमेशा किसी एम को फेस करते हो और मौका अगर आपको मिल रहा है और उस मौके को आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पीछे खींचने वाले लोग हैं वो आपको ज़्यादा देर खींच पाएंगे। क्योंकि इंसान जब मेहनत करता है, जब स्ट्रगल करता है, मेहनत से भी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, तो ये जो पीछे खींचने वाले लोग होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद खुद ही स्टॉप हो जाएंगे कि इसको तो रोक नहीं पाएंगे यार, जो कर रहा है करने दो। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मौका मिल रहा है, यू यूटिलाइज दैट एंड आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि विफलता होगी, सफलता हो विफलता हो, बस रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ट्रूली मोटिवेटिंग। मैम अभी हमारे देश में एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, वो है कि जो आजकल जो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, मतलब ये मैं एक sarcasm में बोल रही हूँ, कि जैसे जो केसेस आ रहे हैं वो कुछ ड्रम्स वाले केसेस आ रहे हैं, या फिर जो आजकल शादी के बाद जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर दे रही हैं। तो इसमें बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं कि अब तो भरोसा नहीं रहा, औरतें ऐसा करती हैं वैसा करती हैं। तो इस पे आपके क्या विचार है? आज एक आदमी ड्रम पे बंद हो रहा है, तो हम लोग इतने ज़्यादा वुमेन्स को क्रिटिक करने लगे हैं। कभी हमने सोचा है कि इतने सालों से कितनी सारी औरतें दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और वुमेन्स को नीचा दिखाने के वजह से आगे नहीं बढ़ पाई? एक ड्रम का केस क्या हो गया, हम लोग वुमेन्स के ऊपर सवाल दागने लगे।
एक दो केसेस से मर्द समाज पूरा डर के माहौल में आ गया कि अब तो वुमेन्स भरोसे के लायक नहीं है, और एक वुमेन जो अपना सब कुछ छोड़ के अपने पति के भरोसे उसके साथ उसका हाथ पकड़ के घर आती है और उसको दहेज के लिए जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तब ये पुरुष समाज क्यों मुंह बंद करके बैठा रहता है, मुझे ये समझ नहीं आता। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम मर्दों को नीचा दिखाकर आगे बढ़े। वुमेन एम्पावरमेंट इन अ सच सेंस कि आप मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिले जो एक मर्द को मिल रहा है, उसके लिए अगर आप लड़ रही हैं, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। किसी मर्द को नीचा दिखाकर, किसी मर्द को अपने से कम बताकर अगर आप अपने आप को एम्पावर वुमेन मानती है तो मुझे लगता है वो फेक फेमिनिज्म है। किसी को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना फेक होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सही में फेमिनिस्ट हो तो आप उस स्तर में जाएं जिस स्तर में मर्द और औरत बराबर के हों। उनको जो मौका मिल रहा है वो मौका अगर हमें मिलता है तब हम कहेंगे एम्पावर्ड वुमेन। ये नहीं कि किसी को नीचा दिखाकर आपको एम्पावरमेंट मिल रही है। तो ये जो ड्रम केसेस हैं या फिर 498 के फेक केसेस हैं, वो सब अगर करके आप अपने आप को एम्पावर वुमेन बता रहे हो तो वो एम्पावरमेंट नहीं है, वो किसी इंसान को नीचा दिखाकर आप खुद को ऊंचा उठा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो एम्पावरमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से जो फ्रीडम मैंने अपने हस्बैंड को दिया है, वही फ्रीडम जब वो मुझे वापस करते हैं और मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे बैक सपोर्ट में वो इंसान खड़ा मिल रहा है, तो मेरे लिए वो एम्पावरमेंट है, मेरे लिए वो आगे बढ़ना है। तो वुमेन एम्पावरमेंट मेरे हिसाब से यही है। आजकल जो फेक केसेस हो रही हैं, जो औरतें हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे लॉ में जो सेक्शंस है उसका फ़ायदा उठा करके कभी कभी जब पुरुष की गलती भी नहीं होती है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक एरिया है जहाँ पे थोड़ा सप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा इसमें जो जेंडर रोल जो है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं नहीं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ऐसा चाहिए इकोसिस्टम जहाँ पे कुछ रूल्स इसलिए भी बने कि थोड़ा जिस केसेस में फ्रॉडिटी होती है या फिर एलिमनी लेने के लिए फेक केसेस, हाँ फेक केसेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं लोग। अभी एक दो केसेस भी आए थे जहाँ पे वीडियोस बना करके लोगों ने सुसाइड किया था। आई डोंट रिमेम्बर द नेम। अतुल सुभाष ने एक पूरा वीडियो लगाया था कि आप मेरी अस्थियों को नाली में बहा देना अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। बट स्टिल कहीं ना कहीं आज वो जो औरतें वो फ्रीली घूम रही हैं और उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या है ना, जब लॉ बना था या लॉ का जब यूज़ हो रहा था आज से 10 साल पहले, हम इस बात से बिल्कुल मतलब रिलाई नहीं कर सकते या इस बात को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि औरतों के साथ गलत नहीं हुआ है। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि लॉज बनते ही है समाज को देखते हुए, समाज के पर्सपेक्टिव से। तो वुमेन्स के साथ गलत तो हुआ है, लेकिन आज से 10 साल पहले वुमेन्स ने क्या किया है, कहीं कहीं उसका मिसयूज़ करना शुरू किया है। कुछ औरतें करती है, ऐसा नहीं है कि 100 में से 70% औरतें पीड़ित होती है तो 30% ऐसी होती हैं जो इसका मिसयूज़ करती हैं। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही, लेकिन ऐसे भी है जो सही में विक्टिम है, सही में उनके साथ गलत हुआ है। और जहाँ तक बात है एलिमनी की, तो मैं आपको एक बात कहती हूँ, आप खुद ही बताइए ना, जब दहेज लेना बुरा नहीं है तो डिवोर्स के बाद एलिमनी लेना बुरा कैसे हो गया? वो तो उसका हक है ना। किसी ने अपनी ज़िंदगी के इतने साल आपको दिए हैं, आपके साथ अगर उसके बच्चे हैं या ना हो, फिर भी एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी देना और उसके बाद अगर वो इंसान अपने शौक़ से या किसी कारण से आपको छोड़ना चाह रहा है, तो फिर मैं अपने हक क्या कुछ अमाउंट उससे क्यों ना लूँ? मुझे नहीं लगता कि एलिमनी गलत है। अगर आप दहेज लेना गलत नहीं मानते हो तो आपको एलिमनी देना भी गलत नहीं लगना चाहिए। मेरे हिसाब से एलिमनी हक है एक औरत का, क्योंकि वो अपना पूरा ज़िंदगी किसी मर्द को निछावर कर देती है, अपने हस्बैंड को देती है, उसके फैमिली को देती है, उसके बच्चे के लिए देती है। आप खुद सोचो ना, एक औरत जब शादी करती है, अपने नाम से लेकर, अपने कैरेक्टर से लेकर, अपने पर्सपेक्टिव से लेकर, अपना सब कुछ भूल के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है, तो वो इस एक्सपेक्टेशंस तो नहीं करती होगी कि हाँ भाई आगे जाके मुझे एलिमनी ही लेना है। वो इस पर्सपेक्टिव से जाती होगी। हाँ, एडजस्टमेंट में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कई सारे डिवोर्स केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे हस्बैंड के तरफ से गलतियाँ ज़्यादा होती है, वाइफ की तरफ से कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि एलिमनी गलत है, एक सर्टेन अमाउंट सही है। उसके बाद अगर आप एकदम एक एलिमनी के लिए एकदम फोर्सफुल हो जाते हो तो मुझे लगता है गलत है। हाँ,
मुझे इस चीज़ में जब वाइफ आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है वहाँ पे मैं फेवर करूँगी एलिमनी का। बट अगर वाइफ अर्निंग है, अगर वो अच्छा कमा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि एलिमनी लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तब एलिमनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर अर्निंग गुड तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो अपने आप को खड़ा करने के लिए। आप एलिमनी लेके खुद को भी नीचा मत करो और सामने वाले को भी टॉर्चर मत करो। आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो कि आप अपने आप को चला सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि एलिमनी की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ आप डिपेंडेंट हो, जहाँ आपका उसके अलावा और कोई नहीं है, वहाँ ज़रूरी है एलिमनी, और वहाँ मिलना भी चाहिए। द फीलिंग इज म्यूचुअल। यस, आई टू फील द सेम। यस, यस। मैम अभी एक केस बहुत पुराना हो गया है, द तलवार केस, आपने सुना होगा। इस पे मूवी भी बनी है। हाँ। ये काफ़ी मिस्टीरियस केस रहा है। मतलब वन ऑफ द मिस्टीरियस केसेस में ये एक आता है जहाँ पे सच्चाई आज तक किसी को पता नहीं चली है। तो आपने कभी क्यूरियोसिटी के साथ इस केस के बारे में कभी पढ़ा, या फिर कुछ जो तथ्य जो आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर दिया आपको जिसने? देखिए, मैं ये मानती हूँ ना कि इस तलवार केस में मेन फोकस किया गया कि उसके माँ बाप ने ही उसका मर्डर किया था, और उस बात को ही फोकस किया गया। मैं ये मानती हूँ दुनिया में ऐसे बहुत कम माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को मारना चाहेंगे, वो भी किसी सिली रीज़न से कि उसका अफेयर है एंड और ऑल दैट। तो जो भी हो, मुझे इस तलवार केस से इन्वेस्टिगेशन हुआ सीबीआई, इसमें मैंने पढ़ा था कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर भी इसमें कुछ तथ्य सामने नहीं आए। माँ बाप को इसमें पनिशमेंट भी हुई, कुछ साल वो जेल में भी रहे, फिर वो रिहा हो गए, और वहाँ पे उनकी मम्मी ने रिहैब सेंटर्स भी चलाए थे, वहाँ पे वो रिफॉर्म भी कर रही थी। तो इस केस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेट ठीक से किया नहीं किया, मैं उस चीज़ पे जाना नहीं चाहूँगी। लेकिन जहाँ तक लॉ की बात है, तो लॉ के अकॉर्डिंग तो उनको सज़ा मिली थी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला था। बट जब तक बोले ना एविडेंस अगर नहीं होगा, तो कोर्ट किसी को भी बहुत दिन तक बांध के नहीं रख सकता। तो एविडेंस नहीं होने के कारण भी उनके माँ बाप को छोड़ दिया गया। अगर एविडेंस मिलता तो उन्हें रखा जाता, बट एविडेंस थे नहीं, तो उनको छोड़ना ही सही समझा गया। कोई ऐसा केस जिसको सुन के आपको लगा होगा कि काश मैं इस केस को रिप्रेजेंट कर पाती, या फिर काश मैं उसके बिहाफ पे लड़ पाती? निर्भया केस से मुझे ऐसा लगा था कि मुझे लाइफ में ऐसा कोई केस करना है। जब उनकी जो एडवोकेट थी उनको मैं सुनती थी, तो मुझे उस केस में थोड़ा लगा था, क्योंकि वो केस और अभी रिसेंटली और एक केस जो कोलकाता में हुआ था, उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली मुझे रोना आ गया, और मैं रो रही थी उस वक्त। जो ये मोमिता कांड हुआ था उस वक्त, यस यस, इट वाज वेरी हर्टफुल। जिस तरीके से उस लड़की के साथ हुआ ना, मैं उसको मतलब ले ही नहीं पाई। एक्चुअली मेरा ये मानना है ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी नहीं है। मैं ये मानती हूँ ना कि हम लोगों में एक मतलब मैं किसी कास्ट को लेके नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी ना कि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है कि हम लड़कों को सिखाते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, तुम लड़का हो, तुमको रोना नहीं है। हम ये नहीं सिखाते कि लड़के रुलाते नहीं हैं। हमारे समाज को बहुत ज़्यादा, इवन ज़्यादातर जो बॉयज़ की मदर है, उनको ये सिखाना चाहिए अपने बेटों को कि बेटा, अगर तुम इसको प्रॉब्लम में देख रहे हो, अगर तुम्हारी माँ को कोई मारेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारी बहन के साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, उसी तरह अगर तुम किसी और लड़की के साथ करोगे तो उसके फैमिली को भी वही पेन होगा। तो मेरा मानना है कि हमें बॉयज़ के अंदर एक मॉरल और एथिक्स डालना होगा कि अगर तुम सही लड़के हो तो तुम किसी लड़की को रुलाओगे नहीं। रोते नहीं हैं, वो पुराना पर्सपेक्टिव था। अब के पर्सपेक्टिव में लड़के रुलाते नहीं हैं, होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, मैं गर्ल्स के मदर को हमेशा इनकरेज करना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को डांस मत सिखाइए, सिंगिंग मत सिखाइए, सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाइए कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो खुद के लिए खड़े होकर लड़ सकें, जो बहुत ज़रूरी है। वुमेन को एम्पावर हम कर रहे हैं, लेकिन वुमेन को एम्पावर करने के तरीके में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चियों को स्कूल में ट्रेनिंग देना चाहिए कराटे का और जूडो जो होता है उसका, जिससे कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो वो अपने लिए खड़े हो सके। लड़कों में मॉरल एथिक्स डालना ज़रूरी है और लड़कियों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ को वैसे देखती हूँ। तो मेरे लिए है कि मैं बेटे की माँ हूँ, तो मुझे लगना चाहिए कि भाई मेरा बेटा है तो मुझे डर नहीं है, तो मुझे डर है कि कहीं मेरा बेटा कुछ गलत ना कर दे। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों के माँ बाप को ही डर लगता है।
मैं मानती हूँ आज के समय के लड़कियों के भी माँ बाप को डर लगना चाहिए अपने बेटों से कि भाई मेरा बेटा कुछ गलत ना कर दे। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाएगी तो शायद कुछ गलत होगा ही नहीं। मैं चाहती हूँ ऐसी सोच हो, माँओं की ऐसी सोच होनी चाहिए, इवन फैमिलीज की भी होनी चाहिए। मॉरल एंड एथिक्स डालना बच्चों में बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। ट्रूली मच नीडेड थिंग इन एवरी हाउसहोल्ड। मैम, अभी आपने मौमिता केस के बारे में बात किया, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत बारी ऐसे विवादित बयान दिए हैं कि इतनी रात को वो वहाँ पे क्या कर रही थी, या फिर एक फॉलोइंग सेम केस वहीं पे हुआ, एक दूसरे कॉलेज में हुआ, दूसरे मेडिकल कॉलेज में हुआ, और ऐसा ही पैटर्न था। तो एविडेंस मिटाने की भी कितनी सारी कोशिश की गई, वहाँ पे जेसीबी चलवा दिया गया। वो एक खुद ही एक औरत है और औरत होकर ही उन्होंने ऐसे बयान दिए, तो इस पे आपके क्या विचार है? मैं एक बात बताऊं, एक डायलॉग है आपने सुने होंगी, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा एक क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या बोले, हम लोग अनफॉर्चुनेट हैं कि हमारे समाज में महिलाएं भी हमें वैसी ही मिलती है। अगर महिला सशक्त है तो महिला को चाहिए कि वो दूसरों को भी सशक्त करे। एक सशक्त महिला कभी भी किसी और महिला को नीचे नहीं गिराती है। एक सशक्त महिला हमेशा दूसरे महिला को सपोर्ट करती है कि वो भी आगे बढ़े। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर के चीफ मिनिस्टर के बारे में आप बात कर रही हैं ना, वो उस टाइप की महिला है ही नहीं कि वो दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख पाए। वो उस टाइप की महिला है कि मैंने आगे बढ़ लिया, मेरा काम हो गया और कहानी खत्म करो। तो मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट वुमेन्स का वही है कि आप अगर आगे बढ़े हो तो आप पीछे जो खड़े हैं उनको भी हाथ पकड़ के बोलो नहीं, आप भी मेरे साथ चलो। वुमेन एम्पावर्ड तभी होगी जब एक औरत दूसरी औरत की सपोर्टर होगी। तो हमने देखा है बैक बीचिंग में भी एक औरत ही औरत की बैक बीचिंग करती है। आप देखेंगे पुरुषों में ये चीज़ कम होती है, पुरुष एक दूसरे के बैक बीचिंग बहुत कम करते हैं, लेकिन महिलाओं में आप देखेंगे अगर कोई विधवा महिला जा रही होगी तो दूसरी महिला ही उसको बोलेगी अरे ये तो विधवा है, इसको तो सुबह सुबह देखना नहीं चाहिए। अगर कोई महिला मोटी है तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म कोई दूसरी महिला ही करेगी, अरे वो तो मोटी है। कोई काली, अरे वो तो काली है, अरे ये तो पतली है। सुंदरता एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है हमारे समाज में। तो हम स्त्रियां ही ऐसी हैं कि दूसरी महिला की बुराई करने से हमें कोई बचा नहीं सकता। तो ये जो है, ये पैटर्न चेंज करना बहुत ज़रूरी है। वाकई आपने बिल्कुल सही कहा, एक औरत ही औरत की दुश्मन सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सबसे ज़्यादा क्रिटिक एक औरत को दूसरी औरत ही करती है। इट इज़ सो वंडरफुल सीइंग कि जब एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करती है। मैं ये चीज़ मानती हूँ, मैं ये चीज़ बहुत मानती हूँ। इवन मैं तो आजकल के न्यू जनरेशन को, जो गर्ल्स है, उनको यही बोलती हूँ कि अपने एक मर्यादा तय करो, उस मर्यादा में जितना हो सके उतना आगे बढ़ो। अपने कुछ एक रूल सेट कर लो कि हाँ इसके बियॉन्ड मुझे नहीं जाना, और उसके बाद उस तक रहते हुए जितना डेवलपमेंट करना चाहिए तुमको उतना करना है। आप इतने टाइम से इस फील्ड में हो, कोई एक ऐसा रिफॉर्म जो आपको पर्सनली लगता है कि कुछ ऐसे लॉज होने चाहिए या फिर एक जुडिशरी में एक ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए जो कि हमारे देश में बढ़ते हुए क्राइम को कहीं ना कहीं काउंटर अटैक कर पाए? आपको क्या ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा? मुझे लगता है जो पनिशमेंट है ना, उन पनिशमेंट्स को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। पनिशमेंट यहाँ पे बहुत ही लीनियंट दिए जाते हैं। हम लोग, आप खुद सोचिए ना, वो जो निर्भया वाला कांड हुआ जिसके बारे में आपने डिस्कस किया, उस कांड में 7 साल उन जो प्रिजनर्स की तरह उनको रखा गया, उनको रोज का खाना हम लोग खिला रहे हैं। अच्छा वो केस तो छोड़ ही दीजिए, अभी जो ये कसाब वाला मामला आया था, कसाब तो कितना हम लोग सब जानते थे कि उसने क्राइम किया है, फिर भी उसको हम लोगों ने वकील दिया, उसका बहस हुआ, उसके बाद उसको पनिशमेंट किया। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पनिशमेंट का जो प्रोसीडिंग है उसको थोड़ा हाई प्रोफाइल किया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए कि लोग उस क्राइम करने से पहले डरे। जैसे सऊदी अरबिया में अगर आप लड़कियों के साथ कुछ गलत करते हो आपको डायरेक्ट शूट कर दिया जाता है, डायरेक्ट मार दिया जाता है। वैसे ही कुछ कानून अगर इंडिया में भी लागू कर दिया जाए तो वो डरेंगे, उनको डर होगा कि मुझे इनकाउंटर हो जाएगा, मैं अगर पकड़ा गया तो मैं मरा जाऊंगा। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे कानून में थोड़ी मजबूती की ज़रूरत है।
मैम अभी बहुत सारा जो वाकया सुनने को मिलता है कि कहीं कहीं पे जो अक्यूज़ जो है, मतलब जो अक्यूज़ कर देते हैं लोग, फेक केसेस में फंसा देते हैं और कितने साल लोग जेल काटने के बाद आते हैं तो फिर पता चलता है कि नहीं, इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तो जिन्होंने इतने साल अपनी ज़िंदगी के गंवाए और जो उनके कैरेक्टर पे कीचड़ भी उछला, और वो तो फिर वापस रिवर्स तो नहीं हो सकता। तो इस केस में नहीं लगता कि कुछ कॉम्पनसेशन या फिर कुछ तो करना चाहिए? कभी कभी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जितना देखा है अभी तक, ऐसा बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता है कि जो अक्यूज नहीं है उसको जेल में बंद किया जाए। ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है। अभी रिसेंटली एक दिल्ली का केस था जिसके बारे में मैंने स्टडी किया था। उसमें एक लड़की ने अपने हस्बैंड के ऊपर फेक केस किया था। तो जब पता चला कि वो फेक केस था तो 3 साल के लिए उस लड़की को पनिशमेंट दिया गया। तो ये होता है। अगर ऐसा कोई केसेस है तो उसके लिए जो झूठा केस करते हैं उनके लिए भी पनिशमेंट है। और आईपीसी में भी उसकी व्यवस्था की गई है कि अगर आपके ऊपर झूठा केस किया जाता है, अभी तो बीएनएस हो गया है, उसमें भी प्रोविजन है कि अगर झूठा केस होता है तो जो पनिशमेंट आपको मिलने वाली है वही पनिशमेंट उस व्यक्ति को होती है जो व्यक्ति आपके ऊपर झूठा केस करता है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी आप हमारे लिसनर्स को क्या एक हार्टफेल्ट मैसेज देना चाहते हो? आपके लिसनर्स को तो सबसे पहले जोहार। मैंने पहले भी कहा, मैं एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़िंदगी में होती है वो होती है किसी चीज़ को पाने की ललक। तो मैं लिसनर्स को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ देखा है कि जो इंसान मेहनत करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप अपने लाइफ में जो भी कुछ करना चाहे उसके लिए आगे बढ़िए। कभी पीछे मुड़कर मत देखिए कि पीछे क्या हुआ है। पास्ट कभी अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में उसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए कि लोगों की मदद करें जितना हो सके, क्योंकि भगवान ने अगर आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ आगे बढ़िए और लोगों की मदद करिए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। It was a wonderful, wonderful conversation with you, ma'am, and it was a pleasure having you here. It was a wonderful conversation with you. Thank you so much for coming at our podcast and having these conversations. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप खुद एक एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट की। तो बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां इतनी फ्री होकर आगे बढ़ती हैं, इतनी फ्री होकर उड़ती है। मेरे हिसाब से तो आप मेरी सिस्टर जैसी है। मैं आपको यही बोलूँगी कि लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़ो। मेरी भी आपसे बेस्ट विशेज़ हैं। और जब लड़कियां इतनी उड़ती हैं ना चिड़िया की तरह, तो बड़ा डर लगता है कि कहीं उनके पंख कोई ना काट दे। तो मेरा यही दुआ है भगवान से कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही उड़ते रहिए। It's an honor, ma'am. These words coming from your side. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास बातचीत सोनाली मैम के साथ, जहाँ पे हमने इतनी सारी केसेस के बारे में बात की और जुडिशरी की इतने सारी चीज़ों को समझा जो कि शायद हम नहीं जानते हैं, और वो आज हमें बहुत अच्छे से क्लियर किया मैम ने। तो अगर आपको भी हमारा ये एपिसोड धमाकेदार लगा और आपको कुछ जानने को मिला तो हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ और एक धमाकेदार मोटिव के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए जोहार डायरीज, पावर्ड बाय ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। तब तक के लिए मैं आपकी होस्ट साक्षी कहती हूँ आपसे जोहार और अलविदा।